Hello, Assalamu alaikum, dear students. I welcome all of you to my YouTube channel. And as you know that last time I made a video जिसमें मैं बता रहा था कि फिजिक्स सॉल्व करना क्यों 70% बच्चों के लिए मुश्किल रहता है। मैंने उस वीडियोस में इट्स ट्रू, मैंने उस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम बताई थी, सोल्यूशन नहीं बोला था मैंने। लेकिन बेटा प्रॉब्लम यह है कि सोल्यूशन में कुछ चीज़ें होती है जो बोली नहीं जाती, की जाती है। बट स्टिल दो चीज़ें हैं। देखिए, टीचिंग लेवल पे भी चेंजेस की ज़रूरत है, दैट्स फॉर श्योर। एंड स्टूडेंट लेवल पे भी चेंजेस की ज़रूरत है, दैट्स ऑल्सो फॉर श्योर। तो टीचर को और ज़्यादा मेहनत करनी है। बट आई वुड टेल सम थिंग्स ग्रॉसली मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि क्यों आप नहीं कर पाते हैं फिज़िक्स। पहली चीज़ है कि जो टीचर, हम लोग जो अप्रोच यूज़ करते हैं जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, तो वी यूज़ एन अप्रोच दैट वी कॉल एज द डाइव इन अप्रोच। इट्स कॉल्ड एज द डाइव इन अप्रोच। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई चैप्टर उठाया फिजिक्स का, हम उस चैप्टर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जाते हैं। फिर उसी टॉपिक पे हम पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सेकंड थिंग, फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन क्वेश्चंस हम ज़ीरो टू हीरो चले जाते हैं। ज़ीरो टू हीरो मतलब इसी टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं विद सम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, देन वी गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर टिल वी मास्टर दिस टॉपिक। सिमिलरली वी गो टू अदर टॉपिक, उसमें भी हम यही करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चंस लेते हैं जो हम एक लेवल के हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन इस अप्रोच में दिक्कत क्या है? इस अप्रोच में दिक्कत यह है कि टीचर को ढूंढना पड़ता है कि जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस उसको दिखाने पड़ते हैं। लेकिन फिजिक्स का ये नेचर ही नहीं है। फिजिक्स ऐसे काम ही नहीं करता। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि दुनिया ऐसे काम ही नहीं करती। पूरी दुनिया ऐसे काम नहीं करती बेटा। तो फिजिक्स का पहले आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। फिजिक्स में 3 लेवल्स हैं, 1, 2 एंड 3। देयर आर 3 लेवल्स। नंबर 1 इज कॉल्ड एज द सुपरफिशियल लेवल, जिसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, फॉर्मूला को समझाते हैं और उसी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जो है ये आपको याद रहे। एंड अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस एंड द स्किल ऑफ द टीचर, वो किस तरह से अपना डीपीपी डिवाइस करेगा। एंड सेकेंड थिंग इज द नेक्स्ट लेवल, वी मेक केसेस, वी डू अ केस स्टडी। सपोज एक टॉपिक के हमने 10 केसेस कराए, फिर उन्हीं 10 केसेस पे हमने क्वेश्चंस करवाए। दिस इज व्हाट अ टीचर डज। बट फिजिक्स का जो नेचर है, इसमें जो प्रॉब्लम है, इट्स नॉट द ब्लॉक्स, द चैप्टर्स आर नॉट वर्टिकल, दे आर हॉरिजॉन्टल। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ऊपर ऊपर से आपको लगेगा एक टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, ये सब अलग अलग है। लेकिन अगर आप देखें फिजिक्स की जो बेस है, बेस इट इज इंटीग्रेटेड। ऑल कॉन्सेप्ट्स आर इंटीग्रेटेड, ऑल कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड। तो वहां पहुंचने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हम कौन सा अप्रोच यूज कर रहे हैं? हम तो डाइव इन अप्रोच यूज कर रहे हैं ना। जब हम डाइव इन अप्रोच यूज करेंगे तो हमें इंटरलिंकिंग जो होती है टॉपिक्स की, चैप्टर्स की, वहां पे हम फंस जाएंगे। वो क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो डाइव इन मेथड जो टीचर्स यूज करते हैं, उसमें बच्चे को ये प्रॉब्लम आती है कि वो नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स इंटीग्रेट नहीं कर पाता है। तो जो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें कॉन्सेप्ट्स मिक्सअप हो गए, वो क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो केस बेस्ड नहीं होता है ना। आप समझ रहे हैं ना? और ऐसे केसेस भी हमारे पास नहीं है जहां एक टॉपिक और दूसरे टॉपिक के बीच में हम लिंक क्रिएट कर पाए। नीट स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं। तो अब सोल्यूशन टीचिंग लेवल पे ये है कि वी डोंट हैव टू फॉलो अ डाइव इन अप्रोच, वी हैव टू फॉलो अ लेयर्ड अप्रोच। और पूरी दुनिया, जब अल्लाह ने जो कायनात बनाई, कायनात लेयर्ड अप्रोच ही फॉलो करती है। इट डजंट बिलीव इन दैट डाइव इन अप्रोच, इट बिलीव्स इन दैट लेयर्ड अप्रोच। अब अपना स्किन देखिए, स्किन, जो हमारी स्किन होती है, इसमें भी लेयर्स होते हैं, है ना। पहले एक लेयर डाली जाती है, फिर दूसरी लेयर डाली जाती है, फिर तो इट्स लाइक हॉरिजॉन्टल। समझ रहे हैं आप? एंड व्हेन यू ऐड लेयर्स ऑफ नॉलेज,
First you go on a superficial level, then you add a layer of the formula based questions, then I cannot discuss everything here. सो फिजिक्स इज लेयर्ड. मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. जब एक ह्यूमन बेबी होता है, कहाँ होता है? माँ के पेट में. आप देखो, हर कोई स्ट्रक्चर बना होता है पहले ही. Every structure, your limbs are formed, your head is formed, your nose is formed, your little eyes are formed, your ears are formed, everything is formed, but they are primitive. They are called as the buds. तो खुदा पहले बड्स बनाता है, फिर उन बड्स में लेयर्स ऐड करके, लेयर्स ऐड करके, लेयर्स ऐड करके उन्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ज़्यादा परफेक्ट बनाता है. आप समझ रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता ना कि बॉडी के अंदर अगर डाइविन अप्रोच होता, जब बेबी ह्यूमन वूम के अंदर होता, अगर डाइविन अप्रोच खुदा फॉलो करता तो क्या करता? पहले हेड डेवलप करता पूरा, बाकी कोई भी चीज डेवलप नहीं होती. उसके बाद गर्दन डेवलप होती पूरी, उसके बाद बाकी सिस्टम्स डेवलप होते. समझ रहे हैं आप? तो गॉड वुड हैव टेकन वन सिस्टम एट अ टाइम, बट God had to integrate all the things, है ना. आपको पता है circulatory system is linked with the nervous system is linked with the every other system, digestive system, circulatory system, respiratory system, control and coordination, everything is linked ना. तो that is why God wanted the systems to integrate. That's why he created those systems first, the buds of those systems, and then he added layers of perfection. तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी. आई डोंट नो ये आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये टीचर के लेवल की बात है. आपके लेवल की ये शायद बात ना हो, क्योंकि टीचर हैज़ टू डिसाइड whether which approach he has to follow. But every one of us, even I, till last year, I was also following the Darwin approach, and everybody else is following the Darwin approach. But research says that Darwin approach improves the problem solving of only 36% students who are initially good at problem solving, and rest 76% they don't improve this way. This is a research based, मैं पूरा research based आपको बता रहा हूँ. तो हमें एक layered approach टीचर की लेवल पे we have to follow a layered approach, which I use in class these days. I am using this approach and I am seeing a tremendous increase in the problem solving capacity of even the students who were initially scared to read a question, even read a question. ये होगी एक बात, द अप्रोच वी फॉलो. ग्रॉस में आपको बता रहा हूँ, तो अप्रोच ही हमें बदलना है. सेकेंड थिंग, जब हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन को पढ़ाते हैं बोर्ड पे, ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सी चीज़ हम मिस करते हैं. बहुत बेसिक सी चीज़ हम मिस करते हैं. जब एज अ टीचर मुझे कोई क्वेश्चन दिखाना होता है, वेयर डू आई स्टार्ट फ्रॉम? I directly start from a diagram. I make you understand the question in the form of a diagram. I label that, दिया क्या है, निकालना क्या है, फिर मैं सोल्यूशन करता हूँ. तो इसका मतलब जो जो टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, रीडिंग ए क्वेश्चन एंड देन अंडरस्टैंडिंग इट, उस पर तो फोकस ही नहीं है. क्योंकि जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, जब मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूँ, उस टाइम पे मैं गाना गाता हूँ, उस टाइम पे मैं कहानी बताता हूँ. समझ में आ रहा है? लेकिन जो क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है वो उस स्टोरी और उस कहानी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा ना. क्वेश्चन का अपना एक लैंग्वेज होता है. अब आप बोलेंगे सर क्वेश्चन तो इंग्लिश में होता है. नहीं बेटा, इंग्लिश लिखी होती है बट देयर इज अ लैंग्वेज, है ना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीट एंड जेई एंड जेई एडवांस्ड? व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस द लैंग्वेज. JEE advanced में they use it completely different language in which more things are mathematically given, है ना. तो नीट और JEE एडवांस्ड की जो लैंग्वेज है वो अलग है. तो वो लैंग्वेज में एज अ टीचर आपको कभी समझने ही नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं किसी और लैंग्वेज में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ. लेकिन जब पेपर आता है उसमें वो चीज़ें नहीं लिखी होती है, वो लैंग्वेज नहीं लिखी होती है जिस लैंग्वेज में मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है, इसको आसान बनाया है. समझ रहे हैं आप? सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज वी एज टीचर्स हैव टू टेक केयर वाइल मेकिंग यू अंडरस्टैंड a topic. We have to use the language in which the questions are asked, which we often skip. Let me be honest, most of the teachers skip that language. और क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा होता है कि करना क्या है. जो क्वेश्चन आप पढ़ते हो उसकी लैंग्वेज में ऑलरेडी लिखा होता है सोल्यूशन,
कि करना क्या है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे आपको ख़त्म करना है. For example, I will give a simple example of a question. Let's suppose, let me take a question from friction. Friction mein the examiner will go like this: a block of mass m is resting on a horizontal surface and is placed inside a truck moving forwards with an acceleration a. What should be the maximum acceleration of the truck so that the block of mass m remains at rest with respect to the surface of the truck? Okay, जब मुझे क्वेश्चन कराना है तो मैं डायरेक्ट क्लास में क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाऊंगा, एक्सेलरेशन दूंगा, फोर्सेस बनाऊंगा वगैरह वगैरह, और बोलूँगा बेटा देखो आसान है, और आपको भी लगता है आसान है. लेकिन जिस लैंग्वेज में यही क्वेश्चन लिखा जाएगा वो लैंग्वेज पे मैं फोकस नहीं करता, ताकि आपको अगर एग्जामिनर कोई और सिनेरियो पूछे आप बाद में कनेक्ट कर पाओ कि हाँ ये वही लैंग्वेज है जो ये इस क्वेश्चन में एग्जामिनर यूज कर रहा था. तो वहाँ टीचिंग लेवल पे हम थोड़ा सा अभी भी लैग कर रहे हैं. बट या इट इज़ ऑलवेज द एक्सपीरियंस एंड द पैशन ऑफ द टीचर जो इस पे काम करके बच्चे को समझा सकता है, ताकि वो अलग अलग सिनेरियोज में बाद में खुद क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे, खुद उसको एक अच्छी डायग्राम में कन्वर्ट करे और बाद में सोचे कि सोल्यूशन क्या आना चाहिए. थर्ड लेवल इज द प्रैक्टिस, जहाँ पे हम ख्याल नहीं रखते हैं बच्चों का. दैट इज द प्रैक्टिस. हम बच्चों को बोलते हैं, अक्सर हर कोई टीचर बोलता है कि बेटा देखो घर जाओ प्रैक्टिस करो, जो मैंने पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करो, बात खत्म, उतना ही करना है. बट देयर आर स्टूडेंट्स जिनको पता ही नहीं है प्रैक्टिस क्या होती है. फिजिक्स को प्रैक्टिस कैसे किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. इस पे भी मैं काफ़ी दफ़ा सोचा मैंने. ये बहुत सारे बच्चे जिनको मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, अब वो मेरे पास आते थे. सर ऑनेस्टली बोला कि सर आपने बोला कि प्रैक्टिस करो, सर कैसे करें प्रैक्टिस, हमसे तो प्रैक्टिस ही नहीं हो रही. हम जो क्वेश्चन आप क्लास में पढ़ाते हो, हम अगर वही क्वेश्चन घर में करते हैं तो हमें 2 घंटे लग जाते हैं. सर प्रैक्टिस कैसे करें, है ना. पहले मुझे लगा कि यार क्या बोल रहा है ये, जो मैंने क्लास में पढ़ाया, इतनी एनर्जी लगाई, इतनी मेहनत से पढ़ाया, अब ये बोल रहा है कि मेरे से यही प्रैक्टिस नहीं हो रहा. पहले मेरे को गुस्सा आया बहुत, है ना. आई वॉज वेरी एंग्री विद द स्टूडेंट कि यार हाउ कम दिस कैन हैपन कि जो चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, दिमाग खराब करा है अपना 1 घंटा, आपको वही चीज़ में कैसे 4 घंटे लग जाते हैं. ये तो दिक्कत है. फिर बाद में मैं घर गया, मैं सोचा कि यार ठीक है, ये दिक्कत तो हमें भी होती है. देखो टू बी ऑनेस्ट ये दिक्कत हमें भी होती है ना. जब हम भी अपनी लेवल पे कुछ चीज़ें करते हैं, हमें भी ऐसा होता है कभी कई बार ऐसे क्वेश्चन में हम 2-2 दिन फंस जाते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ होता है. बट व्हाट इज द सोल्यूशन? द सोल्यूशन इज वी हैव टू टीच यू एज टीचर्स हाउ टू प्रैक्टिस. What is practice? How much time you have to give to your practice sessions, and how you have to practice? There are 3 steps, beta. There are 3 steps, and a teacher has to help you in your practice sessions if he has time. Otherwise, you have to follow 3 steps. Number 1 is called as the rapid read. Rapid read क्या होता है? नोटबुक को आपने पढ़ा, ठीक है. नोटबुक को आपने पढ़ा, जो क्लास में आपने नोट्स लिए उनको आपको पढ़ना है. केस या it's not कि everything you have to study from start to the end. No, maybe 1 page, only 1 page. Read it 3 times, but read it in the proper language, है ना. प्रॉपर लैंग्वेज में पढ़ो. वो कहानी वहानी जो आपने सुनी है, गाना सुना है, वो ठीक है, वो दिमाग में आप समझ गए आप, लेकिन रीड द टॉपिक इन द प्रॉपर लैंग्वेज. जो हम अपनी नोटबुक पे लिखते हैं ना कि डायपोल गया तेल लेने पता नहीं क्या, वो लैंग्वेज में नहीं पढ़ते बेटा. दैट्स नॉट द रियल लैंग्वेज इन विच यू कैन, बिकॉज दैट विल नॉट टेक यू टू द क्वेश्चंस लेटर ऑन. यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट. यू हैव टू मेक द नोट्स इन द प्रॉपर लैंग्वेज, एंड यू कैन रिक्वेस्ट योर टीचर दैट सर हमारे बाद में घर में रिविजन में दिक्कत होती है, उसमें गाना वाना लिखा होता है, सर ठीक है समझने के लिए ठीक है, बट गिव अस प्रॉपर नोट्स. द लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड इन फिजिक्स, उसी लैंग्वेज में आप नोट्स लिखवाइए, है ना. वो जो हमारा गाना वाना होता है वो देखने के लिए अच्छा है, समझने के लिए अच्छा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर वैसे आता नहीं है बाद में ना. अगर क्वेश्चन भी ऐसा एग्जामिनर लिखता कि डायपोल आया, फील्ड में डांस किया वगैरह वगैरह, टाइम पीरियड बताओ, आपको लगा ये गाना तो सर ने सुनाया, इस गाने का तो ये जवाब है, तो ऐसा लेकिन आता नहीं है. द एग्जामिनर विल ऑलवेज ट्विस्ट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ही विल प्रेजेंट इट इन अ सच अ वे, आपको लगेगा ये क्वेश्चन ही नहीं देखा. आप बोलते हो कि मैं बात जो है ये मुश्किल क्वेश्चन, बट वो ईजी होता है. दैट कनेक्शन बिटवीन द
topic and the language of the question that a teacher has to develop. And the practice number 1, रैपिड रीड की मैं बात कर रहा था, तो एक पेज आप लोगे, उसको आप 2-3 दफा पढ़ोगे और दिमाग में रखने की कोशिश करोगे समझ समझ के। समझ में आ रहा है? सेकेंड थिंग इज द एक्टिव रिकॉल. Second step is the active recall. Now you have to close the notebook, and whatever was written there, whatever questions were there, whatever concept was there, you have to close your notebook and open a black notebook of your own and start speaking up. Teach this concept to yourself and speak. The most important thing is speak. फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो जब तक जुबान पे नहीं आएगा, ये तब तक दिल में नहीं आएगा. मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में कमज़ोर है. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को लगता है मुझे सब आता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता है. समझ में आ रहा है? क्योंकि ये केस बेस्ड क्वेश्चंस कर पाता है, शायद इसको एक्टिव रिकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती है. शायद इसने 11-12 में थोड़ा थोड़ा मेहनत की है, बट स्टिल यू कैन गेट डिसीव्ड. अगर आपको आता भी है, फॉलो दिस एक्टिव रिकॉल. टीच द कॉन्सेप्ट टू योर सेल्फ. जब आप ये एक पेज जो आपने पढ़ा था उसको नोटबुक पे खुद लिखो और खुद को पढ़ाओ. जब तक फिजिक्स आपकी जुबान पे नहीं आएगी, आपके दिल में भी नहीं आएगी बेटा. यू हैव टू स्पीक इट अप. This is the most important. You just follow these 2 steps for 1 month and then come back to me and tell me what happened. Obviously, it will need a lot of efforts from the teacher, but at your side, this is the active recall. Third is now you have to close your notebook, जिस पे आपने खुद को पढ़ाया. Now you have to close your eyes and imagine the scenarios. Whatever you did on the notebook, whatever diagrams were there on the notebook, whatever you taught to yourself, by writing it down, speaking it up. Now you have to close your eyes and do it with your imagination. Imagine like a scenario. वही सिनेरियो आप इमेजिन करो जो मैंने अभी बोला, ट्रक और ब्लॉक वाला केस. समझ में आ रहा है? तो देयर इज अ ट्रक, यू इमेजिन अ ट्रक, यू इमेजिन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, देन यू इमेजिन अ ब्लॉक ऑन द सरफेस, देन यू गो टू द फ्रेम ऑफ द ट्रक मे बी. Then you draw the forces mentally. Mg downwards, normal reaction upwards, friction forwards, pseudo force backwards. Now whether you have to balance them or not, that will come, जो आपको टीचर ने पढ़ाया होगा. So then you do things through imagination with your closed eyes and use hand movements. You try to make the diagrams in your mind. This will increase your analytical capability. This will increase your imaginative power, which is indispensable for solving physics. Unless and until you are not good with your imagination, you cannot do physics बेटा. तो कई बार आप जो होते हैं बच्चे हमें क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जो ये टॉपर वापर होता है 45 आउट ऑफ 45 जो करता है, ये कैसे 1 मिनट में एक क्वेश्चन करता है? इसके 2 रीजन है. नंबर 1, आउट ऑफ 45 इसने प्रैक्टिस इतनी की होती है, 45 में से 35-40 तो इसने ऑलरेडी किए होते हैं कई बार, तो इसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता. 4-5 क्वेश्चंस या 8-10 क्वेश्चंस को इसको सोचना पड़ता है. और उसमें देखो टाइम कैसे बचता है. नॉर्मली व्हाट वी डू व्हेन वी स्टडी अ क्वेश्चन, वी ड्रॉ इट्स डायग्राम, we read the question 2-3 times, then we draw its diagram, then we write the solution. It takes a lot of time. But if you have practiced the 3 steps which I have told you, the diagram making step you can skip, because your imagination would be that strong. You will not you don't have to draw a diagram. The moment you are studying a question, आपने मेरे 3 स्टेप्स को घर में इतना प्रैक्टिस किया, अब आपको डायग्राम नहीं बनाने की जरूरत पड़ती है कॉपी पे. अब सवाल को पढ़ते पढ़ते डायग्राम आपके दिमाग में आ जाती है. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. दिमाग में डायग्राम आनी चाहिए. एंड वंस द डायग्राम स्टार्ट टू कम इन योर माइंड, यू कैन डायरेक्टली राइट द सॉल्यूशन. एंड दिस हैपेंस विद द स्टूडेंट्स बेटा. आई एम टेलिंग यू वेरी डिटेल्ड एनालिसिस कि वेयर यू आर लैगिंग. तो यही 3 स्टेप्स को अगर हम एज टीचर्स हेल्प करें, आपको पढ़ाएं, प्रैक्टिस कैसे करें, तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव. यस, नाउ देयर इज अ लास्ट राउंड, है ना. क्वेश्चन सॉल्व करना फिर कोई बड़ी बात नहीं होती है. आपको किसी चैप्टर में जो टीचर क्वेश्चंस कराता है, केसेस कराता है, उनके आपने 3 स्टेप्स फॉलो किए हैं. यू हैव डन द एक्टिव रिकॉल, यू हैव डन द पैसिव रिकॉल, एंड यू हैव डन दिस थ्रू इमेजिनेशन. आफ्टर दैट, इफ यू वांट टू do some more questions, you can always do more questions. You can watch
200 questions in 1 hour. That's not a big deal. There are multiple videos available on YouTube जहाँ लोग एक एक घंटे में 400 क्वेश्चन करते हैं. समझ में आ रहा है? बट आई वुड सजेस्ट कि डोंट सॉल्व टू मेनी क्वेश्चंस पर चैप्टर, बिकॉज बाद में उनको रिविजन करना एक अलग से आप पे एक प्रेशर होता है, हर किसी क्वेश्चन को रिवाइज करना. दैट्स इटसेल्फ अ टास्क, है ना. माय सजेशन टू यू इज सॉल्व सम इनिशियली, you know, when you are going to the first round of your solve only those questions which the teacher is saying, and solve some quality 50 problems per chapter. Quality, maybe SC Verma, maybe some other book, या मे बी जो टीचर भी कभी कभी देता है अच्छा प्रॉब्लम सेट देता है. बाद में वो 50 क्वेश्चंस लो, रोज 5 क्वेश्चंस ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, और नेचुरली जब आपने वो 3 स्टेप्स फॉलो किए होंगे तो आउट ऑफ 50, 25, 30, 35 यू विल बी एबल टू सॉल्व. अगर नहीं होता है सोल्यूशन देखो, कोई बात नहीं. बहुत ट्राई करने के बाद अगर नहीं होता है सोल्यूशन देखो, और वही 3 स्टेप्स फॉलो करो. सोल्यूशन पहले पढ़ो, सब सोल्यूशन समझने की कोशिश करो, फिर खुद से करो, फिर मेंटली करो. इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस, आई प्रॉमिस यू, your physics is going to be very strong. So I told you there are 2 changes. At the teacher level, the approach has to be completely upside down, which I cannot elaborate beyond that. It is completely the experience of the teacher and the passion. वहाँ वो कितना कर सकता है वो तो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, वहाँ मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा सकता हूँ. लेकिन आपकी लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे आप क्या कर सकते हो जिससे आपका फिजिक्स ठीक हो सकता है. सो इट हैज़ टू बी एन अप्रोच, है ना. दोनों को करना पड़ेगा, टीचर को भी करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और बच्चे को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. कम से कम 3 घंटा, 3.5 घंटे डेली आप लोगों को फिजिक्स करनी पड़ेगी. 3 से 3.5 घंटे. अगर आप इससे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, 3 से 3.5 घंटे से ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, देन देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम. वी नीड टू मीट एंड वी नीड टू लुक कि वेयर एग्जैक्टली थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग फॉर यू. उसीलिए मैंने आपको बोला था कि ज़्यादा हेल्प मैं आपकी तब कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास पढ़ने आ जाओ वगैरह वगैरह. नो, आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास पढ़ने आ जाओ. आप यू कैन स्टडी वेर एवर यू आर, जस्ट ट्रस्ट योर टीचर्स, जो भी आपको whosoever इज टीचिंग. बट या यू हैव टू गिव अ रियलिटी चेक टू योरसेल्फ कि चलो क्या मैं इंप्रूव हो रहा हूँ कि नहीं. क्योंकि कई बार हम एक नैरेटिव के पीछे भागते हैं ना, और आजकल की दुनिया में बेटा नैरेटिव्स बनते नहीं हैं. आजकल की दुनिया में नैरेटिव्स बनाए जाते हैं, उसके पीछे बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं लोगों को. पीपल स्पेंड करोर्स ऑफ रुपीज टू क्रिएट सम नैरेटिव एंड यू फॉलो अ नैरेटिव. यू डोंट लुक कि आप इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं. सो डोंट चेज नैरेटिव्स. सी वेदर यू आर इंप्रूविंग और नॉट, whether you are able to solve problems or not. If you are not able to solve, then you are doing a useless exercise. You are then trapped in a vicious circle, जहाँ पे आप सिर्फ किसी नैरेटिव के पीछे भाग रहे हो. आज आपको इंस्टाग्राम पे रील फीड में आएगा कि फलाना ढिमकाना टीचर है, वो ये करता है वो करता है, नीचे कमेंट हो रहे हैं कोई सर ये है कोई. बट आपका तो भेड़ बकरियों की तरह आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, आई मीन टू से यूट्यूब, आपको यहाँ से वहाँ धकेला जाता है, वहाँ से यहाँ. बट द रियल प्रॉब्लम इज आप पे इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ. अगर नहीं आ रहा है बेटा तो यू आर चूजिंग, यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग. यू नीड टू मीट समबडी हु विल अंडरस्टैंड यू कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू, कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है. तो वो अगर आप मुझसे मिलेंगे, बात करेंगे, तो शायद मैं आपका दिमाग पढ़ के आपकी हेल्प कर पाऊँ, समझ पाऊँ कि किस स्टेप में आपको प्रॉब्लम हो रही है एग्जैक्टली. और I will come up with a detailed video on this, शायद with a demonstration, live demonstration. I will pick up a topic, I will teach this topic, and then I'll tell you कि why things are not going the way they should go for you. बाकी दुआओं में याद रखिए. थैंक यू सो मच. अल्लाह ब्लेस यू ऑल. अस्सलाम वालेकुम.